माय लवली लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ एंड एक्साइटेड हूँ बिकॉज हमारी फैमिली इतनी फास्ट ग्रो कर रही है। दिल से थैंक यू सो मच। एंड हर व्यूअर्स को जो कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है हमारे चैनल को, कमेंट्स करते हैं, माफिया की जुनूनी मोहब्बत को इतना प्यार दे रहे हैं। एंड मैं सबका नाम इंडिविजुअली नहीं ले सकती, बट ट्रस्ट मी, आप लोग जानते हो कि आप मेरे लिए कितने स्पेशल हो। एंड अब देखते हैं रुद्राक्ष का जुनून अनाया को कहाँ तक ले जाएगा। क्या वो अनाया को पूरी तरीके से अपना बना पाएगा? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट स्टार्ट माफिया की जुनूनी मोहब्बत पार्ट 4। रुद्राक्ष ने जिस तरीके से अनाया को अपनी गोद में बिठा रखा था, अनाया को बेचैनी सी महसूस हो रही थी। आज से पहले उसे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ था। और जब रुद्राक्ष ने उसे सामने देखने के लिए कहा, तो लैपटॉप पर नजर जाते ही अनाया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो सामने देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सामने अलग अलग फोटोज थी जहां पर आरव अलग अलग लड़कियों के साथ में इन्वॉल्व था। और जिस हालत में फोटोज थी और वीडियोज थी, उन्हें देखकर अनाया घबरा गई और एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। क्या दिखा रहे हो तुम मुझे? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? बिल्कुल बदतमीज हो तुम। रुद्राक्ष उसे ऐसा करता हुआ देख मुस्कुरा रहा था और फिर उसके कान के करीब झुकते हुए बेहद सिलेक्टिव वॉइस में बोला, क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम लग रहा है, और देखो वो लड़की कितनी करीब है उसके। और और कुछ भी देख सकती हो, देखो वो किस हालत में है। पूरा देखो ना, क्योंकि वो दोनों बेपर्दा थे और जिस हालत में फोटोज थी, उन्हें देखकर अनाया सोच भी नहीं सकती थी कि आरव ऐसा कुछ कर सकता है। फिर उसने रुद्राक्ष की तरफ घूमकर बोली, तुम कितने गंदे इंसान हो, और तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? ये आरव नहीं है ना? तुमने फोटोशॉप करके पिक्चर बनवाई है ना? रुद्राक्ष ने उसकी बात सुनकर उसे अजीब नजरों से घूर रहा था, क्योंकि उसे ये पिक्चर्स फोटोशॉप लग रही थी। ये ओरिजिनल फोटोज थी। उसने कहा, ओके बेबी, अगर तुम्हें ये फोटोज ओरिजिनल नहीं लग रही तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। ये कहकर उसने हल्का सा उसके लिप्स पर किस किया और फिर रुद्राक्ष ने उसका चेहरा फिर से लैपटॉप की तरफ घुमा दिया। वहां पर कुछ वीडियोस पिलो होती जा रही थी, और जैसे ही अनाया अपनी आंखें खोलकर उन वीडियोस की तरफ देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखें गोल गोल और खूबसूरत तो थी, लेकिन इस तरीके के एक्सप्रेशन में वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। लेकिन उसके सामने जो वीडियोस चल रही थी, उनसे वह अपनी नजरें हटा भी नहीं पा रही थी और ना ही रुद्राक्ष की गोद से उठ पा रही थी। वह इतनी देर तक उसकी गोद से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ना तो उठ पा रही थी और ना ही कुछ और सोच पा रही थी। रुद्राक्ष भी उसे अपनी बाहों में भरकर अपने मन की कर रहा था। उसकी कमर पर अपने हाथ लपेटे हुए थे और उसी के कंधे पर अपना सिर रखे लैपटॉप की तरफ नहीं बल्कि अनाया के एक्सप्रेशन की तरफ देख रहा था, जो कि लैपटॉप को ही देख रही थी। उसके होठ खुले हुए थे और सामने लैपटॉप पर आरव एक लड़की के साथ था। दोनों बेपर्दा थे और साथ में क्या कुछ कर रहे थे, वह सोचकर आप तो इमेजिन ही कर सकते हैं कि दोनों के बीच में इस वक्त क्या कुछ हो रहा होगा। अनाया को तो बस उस लैपटॉप से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। यस बेबी यस, कम ऑन, इस तरीके की आवाजें वहां पर गूंज रही थी और खड़खड़ की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर वह कानों पे हाथ रखते चिल्लाते हुए बोली, बंद करो इसे, नहीं देखना मुझे कुछ भी। उसकी बात पर रुद्राक्ष जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, क्यों? देख लिया ना अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड की हरकतों को? कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब कुछ करते हुए? फिर लैपटॉप को बंद करते हुए बोला, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस हालत में किसी दूसरे इंसान को देखो मेरे अलावा, लेकिन हाँ, तुम्हें सच्चाई बताना तो जरूरी था। फिर उसने उसे अपनी तरफ घुमा लिया और अपने हाथ उसकी कमर पर लपेटते हुए बोला, बोलो, अब और कुछ देखना है अभी भी तुम्हें, या उस सोयकल बॉयफ्रेंड की और भी चीजें दिखा सकता हूँ, मेरे पास बाकी बहुत कुछ चीजें हैं। अनाया का तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आरव ऐसा कुछ कर सकता है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। रुद्राक्ष उसकी तरफ देखकर बोला, तो क्या हुआ? अभी नहीं बोलना कुछ भी? अनाया उसकी तरफ देखती है। उसे तो एहसास ही नहीं था कि वह किस पोजीशन में रुद्राक्ष की गोद में बैठी है, और रुद्राक्ष इस बात का पूरा फायदा उठा रहा था। अनाया उसकी तरफ देखकर बोली, क्या ये सच में सच है? रुद्राक्ष ने अपने सिर पर अपना हाथ मार लिया। वह सोचने लगा, ये लड़की कितनी डम है, या सिर्फ मेरे सामने बन रही है। वो बोला, क्या तुम्हें ये वीडियोस ओरिजिनल नहीं लग रही? अगर कहो तो लाइव भी दिखा सकता हूँ।
तुम्हारे बॉयफ्रेंड की करतूतों को, जो इस समय पर भी इस होटल में किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है जहां पर तुम लोग रुके थे। यह सुनकर अनाया को बहुत बुरा लग रहा था। यह नहीं था कि वह उससे प्यार करती थी, लेकिन उसे बहुत अच्छा दोस्त मानती थी और सोच भी लिया था कि अपने पेरेंट्स की वजह से उससे शादी भी करेगी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अरब ऐसा कुछ कर सकता है। कम से कम उन दोनों के बीच में दोस्ती और ट्रस्ट तो था ही, लेकिन अब वह विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा था। रुद्राक्ष ने उसे अपने सीने से लगाया और बोला, रिलैक्स, वो इंसान ही ऐसा था, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो उस लड़की के साथ में कर रहा है। तुम सब कुछ मेरे साथ कर सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और हाँ, मैं तो किसी और लड़की के पास जाऊंगा भी नहीं जब तक तुम मेरे साथ हो। उसकी बात सुनकर अनाया होश में आई और उसे दूर करते हुए बोली, तुम क्या सोच रहे हो? अगर मुझे अरब की सच्चाई बताकर तुम अपने लिए रास्ता साफ कर लोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली, और छोड़ो मुझे। रुद्राक्ष जैसे उसकी बात सुनता है उसके बालों को कसकर पकड़कर बोला, आगे से ये बात बिल्कुल मत बोलना कि तुम मेरी नहीं हो सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर माइंड, और फ्यूचर में भी मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हारे आसपास किसी को आने ही नहीं दूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग सा जुनून नजर आ रहा था। एक बार के लिए तो अनाया उसे देखकर डरी गई थी। फिर जल्दी से बोली, बदतमीज इंसान, हाउ डेयर यू, हमेशा तुम ऐसी हरकतें क्यों करते रहते हो? और अपनी शर्ट पहनो, नंगे पंगे घूमते रहते हो। वह उसे देखकर बोल रही थी क्योंकि वह शर्टलेस था। रुद्राक्ष उसे देखकर हंसता है और बोला, क्यों, तुम्हें कुछ अजीब फील हो रहा है क्या मुझे देखकर? अनाया उसे दूर करते हुए बोली, दूर हटो मुझसे, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा और ना ही मुझे ये सब कुछ पसंद है। तो रुद्राक्ष उसे ऐसे झटपटाते हुए देखकर बिल्कुल उसके कान के पास आकर बोला, डोंट मूव, ऐसा कुछ मत करो जिससे मैं अपना कंट्रोल खो दूं। और फिर बोला, तुम जानती भी नहीं हो कि मैं। अनया उसकी बात काटकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तो रुद्राक्ष हंसी के साथ बोला, तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और फिर तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे अंदर कहां तक जाऊंगा और तुम मुझे संभाल भी नहीं पाओगी। वह उसके कान की तरफ झुककर ये सारी बातें बोल रहा था। अनाया तो एकदम हैरान रह गई और फिर उसकी तरफ देखने लगी, जो कि काफी गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। फिर रुद्राक्ष आगे अपनी बात बढ़ाते बोला, और मेरा स्टेमिना बिल्कुल कम नहीं है, 12 घंटे तक नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर अनाया का पूरा चेहरा रेड हो गया था। अभी गुस्से से हुआ था या शर्म से, यह तो वो नहीं बता सकती थी। उसके फ्रेंड्स जब इस तरीके की बातें करते थे, मूवीज देखते थे और अपने बॉयफ्रेंड के साथ में उनके क्लोज रिलेशन थे, और ऐसा रिलेशन था जो शादी के बाद ही लड़के और लड़की के बीच में होता है। ये सब चीजें अनाया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से रुद्राक्ष ने उसे अपनी गोद में बिठा रखा था, उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। वह उसे छूटने की कोशिश करने लगी। तो रुद्राक्ष बोला, ऐसे मत परेशान करो। अनाया बोली, देखो, मैं बात समझ गई हूँ कि हाँ, आरव ने यह सब कुछ किया है और वो अच्छा इंसान नहीं है, मतलब लड़कियों के साथ है, लेकिन वो मेरा दोस्त था। रुद्राक्ष तो उसे देखकर हैरान था, क्योंकि जिस तरीके के रिएक्शन की उसे उम्मीद थी वो रिएक्शन अनाया दे ही नहीं रही थी। वो तो सोच रहा था कि अनाया गुस्से में चिल्लाएगी, रोएगी और आरव को बुला भरा बोलेगी कि उसने उसे धोखा दिया, क्योंकि अगर कोई और गर्लफ्रेंड होती तो अब तक दहाड़े मार मार कर रो रही होती और अपने बॉयफ्रेंड को भला बुरा भी सुना रही होती। उसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अनाया ऐसा कुछ करने वाली है। उसे देखकर हैरानी भी हो रही थी। अब तो उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों के बीच में कुछ था ही नहीं, क्योंकि वह गर्लफ्रेंड की तरह तो बिहेव नहीं कर रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अनाया जब आरब की इस तरह की वीडियोस फोटोज देखेगी, जो कि अगर कोई भी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की देखे तो इतना हाइपर हो जाए कि कुछ भी कर दे। लेकिन अनाया को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे उसके बॉयफ्रेंड की किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट होने से कोई फर्क पड़ रहा हो। वह उसके करीब आकर बोला, तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा क्या अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने बॉयफ्रेंड से प्यार ही नहीं करती थी। अनाया कुछ पल कुछ नहीं कहती। उसे अजीब तो लग रहा था, लेकिन अरब को सामने इस हालत में देखकर नहीं, बल्कि रुद्राक्ष को अपने इतने करीब देखकर उसे अजीब सा फील हो रहा था। उसे थोड़ा टेंशन भी हो रही थी कि उनकी फैमिली वाले क्या ही सोचेंगे,
क्योंकि वह दोनों की शादी करने को बोल रहे थे। लेकिन अरब को इस तरीके से देखकर उसे दिल में दर्द तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, क्योंकि वह उसे पूरी तरीके से अपना दोस्त मानती थी और उसे ऐसी हालत में देखकर उसे गुस्सा और दर्द दोनों आ रहे थे। रुद्राक्ष ने तुरंत उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे अपने करीब करता हुआ बोला, क्या हुआ नया? तो उसके एकदम ऐसा करने से वो हैरान रह जाती है और उसके हाथ उसके कंधे पर आ जाते हैं और बोलती है, छोड़ो मुझे। ऐसा बोलते हुए उसके कंधे पर अपने हाथ मार रही थी। तुम बार बार ऐसी हरकतें क्यों करते हो जिससे मुझसे गुस्सा आए? लेकिन रुद्राक्ष उसे गहरी नजरों से देख रहा था। अनाया उसके ऐसे देखने से एकदम रुक जाती है। रुद्राक्ष उसे अपने करीब कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह उसे करीब करके एकदम से उसे चूमना शुरू कर देता है और उसके लबों को इस तरीके से चूम रहा था जैसे पता नहीं कब से बेसब्र हो। अनाया एकदम हैरान रह गई। उसकी एकदम चीख निकल गई, लेकिन रुद्राक्ष के अंदर ही वो दबकर रह गई। थोड़ी देर में रुद्राक्ष ने उसे बाइट कर लिया। तो अनाया बोली, हमेशा जंगली जानवरों की तरह ही क्यों लिपटते रहते हो? तुम्हें कुछ और काम नहीं है क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाउ डेयर यू टू टच मी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह सिर्फ बार बार मारकर इस तरीके से ही बोले जा रही थी। तुम बिल्कुल एक सांड की तरह हो, जानते हो ना सांड? अपने हाथों से अपने सिर पर दो सींग बनाकर बोली, ऐसा वाला सांड। रुद्राक्ष तो उसे अब गुस्से से घूरने लगा था। वह तो उसके साथ में कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहता था, लेकिन वो सब इन चीजों को मजाक में और फालतू की चीजों में लगा रही थी। भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है? जब दो इंसानों के बीच में रोमांस हो रहा हो और बीच में ही इस तरीके के कोई हरकत कर दे, तो कैसा महसूस होता होगा? ये तो बस अब रुद्राक्ष ही जानता होगा। रुद्राक्ष को अपने इतने करीब देखकर वह उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष कहाँ ही उससे दूर रहने वाला था। वह उसके हाथों को पीछे करके उसे अपने करीब करता हुआ बोला, क्या हुआ? अनया उसके इतना और करीब होने से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसका दिल बेचैन हो रहा था। आज से पहले उसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले वह किसी लड़के के इतना करीब भी तो नहीं गई थी, लेकिन रुद्राक्ष जब भी उसके करीब आता था वह बेचैन हो जाती थी। जिस तरीके से रुद्राक्ष उसे चूमता था, वह उसे दूर जाने की कोशिश तो करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन भी करता था रुद्राक्ष के करीब रहने का। उसे बेचैनी होने लगती थी। वह उसके करीब बहुत करीब आना चाहती थी, लेकिन उसे ये फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी कि ये फीलिंग है तो है कैसी। उसने आज से पहले इस तरह की रोमांटिक फीलिंग को कभी फील ही नहीं किया था, तो उसके बारे में उसे कुछ आइडिया भी नहीं था। लेकिन अब वो अचानक से होश में आई और उसे धक्का देकर अपनी बात को नजरअंदाज करके बोली, हाउ डेयर यू? देखो, तुम मुझसे दूर रहा करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब भी तुम मेरे पास आते हो, हर बार ऐसी हरकतें करते हो। मुझे पसंद नहीं आता। और जिस तरीके से बैठी थी उसे कुछ अजीब भी फील हो रहा था। वह बोली, देखो मुझे उतारो अपनी गोद से। मुझे पसंद नहीं। मुझे अजीब लग रहा है और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। ये हरकतें बाकी लड़कियों के साथ करना जिसके साथ तुम करते होगे। रुद्राक्ष बेहद डोमिनेटिंग और एक खतरनाक आवाज में उसके करीब आकर बोला, छुड़ा सकती हो तो छुड़ा कर देख लो मुझसे। जितना भी मर्जी कोशिश कर लो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। और फिर बोला, अब जो भी मुझे करना है सिर्फ तुम्हारे साथ करना है। मुझे किसी लड़की के साथ में कुछ भी नहीं करना। मुझे छोड़ दो। देखो मुझे जाने दो। तुम्हें मुझे अपने पास रखने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। अब वह थोड़ी सख्त हो चुकी थी। मुझसे दूर रहने की कोशिश मत किया करो। रुद्राक्ष भी थोड़ा गुस्से में बोला। अनया उसकी तरफ देखकर बोली, और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, ऐसा कुछ कहने वाले? एक सेकंड के लिए पूरे रूम में सन्नाटा फैल गया और फिर रुद्राक्ष धीरे धीरे मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट सॉफ्ट नहीं, डोमिनेटिंग थी। वह उसके कान के करीब झुकता है, बोला, मैं वो हूं जो तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे करीब, बेहद करीब रहने वाला हूं। और जानती हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं वो हूं जो तुम्हें पूरी तरीके से अपना बनाने वाला हूं। मैं वो हूं जो तुम्हें एहसास कराएगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं वो हूं जो तुम्हें एक लड़की से पूरी तरीके से एक मेच्योर लेडी बनाएगा। ये कहकर वो उसे सिलेक्टिव नजरों से घूर रहा था और उसकी बातें सुनकर अनाया का गला सूखने लगता है। वह उसको हैरानी से देख रही थी। उसे अब थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए रुद्राक्ष को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने हाथों को रुद्राक्ष और अपने दोनों के बीच में उसके सीने पर टिका रखा था, जिससे रुद्राक्ष उसके करीब न आए। लेकिन रुद्राक्ष भी कहाँ ही मानने वाला था।
उसने उसके हाथों को पकड़ा और अपने करीब करके बोला, देखो, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। मुझे दूर करने की कोशिश मत किया करो। खुशी खुशी मेरे पास रहा करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वो उसके करीब झुकने लगा। अनायाप समझ चुकी थी कि शायद वह अब इस जंगली से नहीं बचने वाली। वह कुछ और कहती इससे पहले ही कोई उनके रूम का डोर नॉक करता है। रुद्राक्ष की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसके पर्सनल टाइम में डिस्टर्ब करे, और वो भी अनाया के साथ में। लेकिन कुछ सोचकर वह अलर्ट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई इस समय पर उसे डिस्टर्ब कर रहा था मतलब बात सीरियस है। वह जानता था कोई उसे ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर कोई खास काम ना हो तो। अनाया भी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है कि शायद अब वह उसे छोड़ देगा। रुद्राक्ष उसकी तरफ देखता है और हल्का सा उसे किस करके ऊपर की तरफ उठता हुआ बोला, ठीक है, आज छोड़ रहा हूं तुम्हें। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और दरवाजे की तरफ बढ़कर बोला, तुम्हें फीवर है, अब थोड़ा रेस्ट करो, और हाँ, इस छोटे से दिमाग को कम ही चलाना। जितना तुम्हारा दिमाग चलाती हो ना, वो अपनी बात को बीच में रोक देता है। और यह कहकर वह सरकास्टिक वे में मुस्कुराता है और अपनी फिंगर को अपने लिप्स पर रखकर उन्हें टच करके वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाता है। अनाया उसे देखते रह जाती है और उसके जाने के बाद में गुस्से में चिल्लाती बोली, गुंडे कहीं के, एक दिन मैं यहां से निकल कर ही जाऊंगी। तुम मुझे यहां से नहीं रोक सकते। रुद्राक्ष उसकी बातों को बाहर निकलते हुए सुन रहा था। वह बस तिरछा मुस्कुरा देता है और मन में बोला, तुम तो यहां से निकल नहीं पाओगी जान, और ना कभी यहां से जाओगी। और जो कोई भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा, वह अपनी जिंदगी से दूर चला जाएगा, इतनी दूर कि कभी लौट कर नहीं आएगा। उसकी बातों में एक जुनून था। वह आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अंदर से अनाया चिल्लाती जा रही थी, चिलगोजा कहीं का, सांड कहीं का, गुंडा कहीं का। मुझे रोक कर रखना है, मैं भी देखूंगी मुझे कैसे रोक के दिखाओगे। बंदर की पूंछ तरह की शकल है, निकलो यहां से। वो गुस्से में चिल्लाई जा रही थी। रुद्र के साथ में उसके कुछ बॉडीगार्ड भी आगे की तरफ चल रहे थे। वह भी अनाया की बात सुनकर अपनी गर्दन नीचे झुककर मुस्कुरा रहे थे कि उनके बॉस को कितने अच्छे अच्छे स्पेशल नाम मिल रहे हैं और उनका बॉस कुछ भी नहीं कह रहा। वो थोड़े हैरान भी थे। लेकिन जब रुद्राक्ष उनकी तरफ गुस्से से घूरता है तो बेचारे चुपचाप सीधे चलने लगते हैं। हमारी एक अर्जेंट मीटिंग थी, तो आज आपको वही अटेंड करनी है, एक आदमी उसके पास आकर कहता है, जो कि उसका राइट हैंड विराजी था। इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन आपने। रुद्रा उसकी तरफ देखता है तो वो चुप हो जाता है। तब उसे याद आता है कि थोड़ी देर में उसकी मीटिंग होने वाली थी। वह आगे की तरफ बढ़ गया और फिर थोड़ी देर में गाड़ियों में बैठकर उनका काफिला वहां से निकल चुका था जहां पर मीटिंग होने वाली थी। 15-20 गाड़ियों का काफिला गोवा की सड़कों पर दौड़ रहा था। वहां पर थोड़ी देर में ही उनकी गाड़ियां एक फैक्ट्री के बाहर आकर रुकती हैं। गाड़ी से बाहर निकलते हुए विराज दूसरी साइड जाता है और रुद्राक्ष की तरफ का डोर ओपन करता है। रुद्राक्ष इस टाइम पर बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। गाड़ी से उतरते ही उसका ऑरा और भी खतरनाक हो गया था। उसके आदमी ने पीछे से उसका कोट पकड़ाया और उसे पहनाने लगा, तो रुद्र आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसके आदमी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उसका ऑरा ही अलग था। महेंद्र सिंह राठौड़ यहाँ पर नहीं आए थे, वो बिला में ही थे। उनको पता था रुद्राक्ष इस मीटिंग को आसानी से हैंडल कर लेगा। थोड़ी देर में रुद्राक्ष अंदर जाता है तो वहां पर काफी डार्कनेस थी। उसके जाते ही जो वहां पर आदमी थे और अभी तक बातें कर रहे थे, एकदम वहां पर शांति फैल जाती है। वहां पर एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे वहां कोई इंसान था ही नहीं। थोड़ी देर में रुद्राक्ष जाकर अपनी किंग साइज चेयर पर अपना एक हाथ टिकाए बैठ जाता है और फिर सबकी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर में उनकी एक मीटिंग स्टार्ट होती है। यह अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड मीटिंग थी। कुछ यहाँ पर रुद्राक्ष के सपोर्टर थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो रुद्राक्ष से जलते थे और रुद्राक्ष की माफिया की गद्दी अपने अंडर में लेना चाहते थे। लेकिन रुद्राक्ष भी उन सबको अच्छे से जानता था। तभी एक आदमी जिसका नाम जयशंकरा था, वह वहां पर खड़े होकर बोला, देखो रुद्राक्ष, तुम हर बार हमारे काम में रुकावट डालते हो। तुम अपना काम करो और हमें हमारा काम करने दो। रुद्राक्ष बिना कुछ कहे उसे घूरता है, लेकिन कुछ कहता नहीं, क्योंकि यह जयशंकरा आदमी कोई अच्छा काम नहीं करता था। यह लड़कियों की तस्करी करता था, जहां से 2 दिन पहले रुद्राक्ष ने उसका एक कंसाइनमेंट रोका था। इसी वजह से यह मीटिंग भी अटेंड करी गई थी
और इसमें काफी सारे और भी डिस्कशन होने थे जो कि हो चुके थे। लेकिन जयसंग्रह की बात सुनकर सभी लोग अब उसे देखने लगे और इसके बाद में उसने उसी कंसाइनमेंट को रोका था जिसमें लड़कियों की तस्करी होने वाली थी। गोवा से लड़कियों को यहाँ से सीधा विदेश भेजने वाला था और ये काम जयशंकर ही करने वाला था। इसी बात से जयशंकरा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। बाकी लोग भी वहां पर चुपचाप बैठे थे। उन्हें अब जयशंकरा पर तरस आ रहा था क्योंकि उन्हें पता था रुद्राक्ष के सामने बोलने का क्या अंजाम हो सकता है। रुद्राक्ष एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसे देखता है। जयशंकरा उसकी इन मुस्कुराहट को देखकर थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी बोला, देखो तुम भी तो अपने ड्रग्स का पता नहीं कौन कौन से बिजनेस करते हो, तो हमारे बिजनेस को रोकते ही क्यों हो। रुद्राक्ष उसकी तरफ देखकर बोला, मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन इस तरीके से छोटे बच्चों और लड़कियों को इन्वॉल्व करके नहीं। वह अपनी बात को बीच में ही रोक देता है, लेकिन उसकी बातों का मतलब सब समझ जाते हैं क्योंकि रुद्राक्ष भले ही बिजनेस करता था, लेकिन उसका बिजनेस छोटे मोटे स्कूल कॉलेज या बच्चों को इस तरह की हरकत करने में नहीं होता था, बल्कि उसके बिजनेस बड़े बड़े लोगों के साथ थे जो कि मेडिसन और अलग अलग की चीजों में उस ड्रग का यूज करते थे। वो अपने शौक के लिए किसी को ड्रग्स नहीं देता था और न ही इन चीजों में इन्वॉल्व था और न ही किसी को होने देता था। जयशंकरा अब थोड़ा गुस्से में आ गया और टेबल पर हाथ पटकते हुए खड़ा हो गया और बोला, सब लोगों को अपना अपना बिजनेस करने की परमिशन है, तो तुम मुझे ऐसे कैसे रोक सकते हो, तुम्हारी हिम्मत। बस इतना ही बोला था कि रुद्राक्ष तुरंत खड़ा हुआ और थोड़ी देर में वहां पर एक गोली की आवाज गूंज गई और जयशंकरा की लाश वहां पर साइड में पड़ी हुई थी। जितने लोग वहां पर बैठे थे वह पूरी तरीके से डर रहे थे और डर कर कांप रहे थे क्योंकि उन्हें रुद्राक्ष का गुस्सा अच्छे से पता था। रुद्राक्ष को पसंद नहीं था कि कोई भी उसकी बात के बीच में बोले और जयशंकरा ने तो उसकी उस बात का विरोध किया था जिस बात का रुद्राक्ष पहले ही बोल चुका था कि कुछ भी करना, किसी तरीके का भी बिजनेस करना, लेकिन छोटे बच्चों और लड़कियों के साथ में तस्करी का और इस तरह के बिजनेस नहीं करने होने चाहिए। और फिर भी जयशंकरा ने यह सब कुछ किया था। रुद्राक्ष थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, अब किसी और को मेरी बात पर ऑब्जेक्शन है तो मुझे अभी बता सकता है। लेकिन वहां पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसके सामने बोल सके। थोड़ी देर में रुद्राक्ष अपने इसी रूप के साथ वहां से निकल चुका था और वहां पर सब लोग जब तक कुछ नहीं बोले जब तक रुद्राक्ष यहां से नहीं निकला। फिर वहां पर उसके जाने के बाद ही कुछ आदमी आपस में डिस्कस करते हुए बोले, जब रुद्राक्ष बोस ने ये बोल दिया है कि इस तरीके का बिजनेस नहीं करना, तो इस जयसंग्रह को क्यों ही इस बिजनेस को करना था। हमारे पास में बाकी भी तो बिजनेस है, हम वो भी तो कर सकते हैं ना। उसकी बात पर बाकी लोगों ने भी हामी भर दी और फिर रुद्राक्ष को देखने लगे जो कि वहां से निकल चुका था और फिर दूसरी नजर उन्होंने जयशंकरा पर डाली जिसकी लाश को रुद्राक्ष के आदमी ठिकाना लगाने के लिए लेकर जा चुके थे। थोड़ी देर में रुद्राक्ष अपनी गाड़ियों के काफिलों के साथ में वहां से निकल चुका था। अब काफी रात भी हो चुकी थी। पूरी दोपहर तो उसकी अनय के साथ ही निकल गई थी। उसकी तबीयत को देखते हुए वह उसके साथ ही था और अब मीटिंग करके अपने बिला की तरफ बढ़ चुका था। इधर अनय भी अपने रूम में पूरा प्लान बना चुकी थी। उसे लग गया था कि वह आज रात को यहाँ से निकल कर ही रहेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब उसे ये तो समझ में आ गया था कि जरूर इस रूम में कहीं ना कहीं पर हिडन कैमरेज लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से रुद्राक्ष को उसकी हर हरकत के बारे में पता चलता है, वो अब इतना तो समझ ही गई थी। अब वो सोचने लगी थी कि वो यहाँ से कैसे निकले। वो अपने नाखून चबाते हुए इसी के बारे में सोच रही थी और अपने रूम में टहल रही थी। और थोड़ी देर में वॉशरूम में जाती है और फिर फ्रेश होकर बाहर आकर बेड पर बैठ जाती है और सोचने लगी। वो फिर विंडो के पास में जाकर बाहर की तरफ देखती है जहां पर काफी सारे ब्लैक यूनिफॉर्म में लोग खड़े हुए थे और सबके हाथों में बंदूक थी। उन्हें देखकर उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उसने सोच लिया था वो इस तरीके से बंधक बनकर यहाँ पर नहीं रह सकती। एक रूम में पड़े पड़े वो परेशान हो चुकी थी। उसे अब अपने घर की और अपने फ्रेंड्स की भी याद आ रही थी, स्पेशली जैस्मीन की और राहुल की। अब आरब के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच रही थी और फिर बोली, उस आरब को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उस गंदे इंसान की अच्छा हुआ, ये काम तो अच्छा हुआ कि इस अकड़ू इंसान ने मुझे उस अरब की असलियत बता दी, वरना मैं तो अभी तक उसे अच्छा ही समझ रही थी। इसका मतलब जैस्मीन और राहुल जो कुछ भी मुझसे कहते थे वो सब कुछ सच था कि अरब अच्छा इंसान नहीं है। मैंने उनकी बातों को कभी नहीं सुना।
मैं ही पागल थी जो हमेशा उस अरब की बातों में आ जाती थी। इसका मतलब जब मैं उसे रूम में बुलाने गई थी वो तब भी किसी लड़की के साथ था। छी। और उसके गले पर जो वो रेड मार्क थे, मतलब वो भी उस लड़की के दिए हुए थे, उसके नाखूनों के निशान। ये कहकर वो गंदे से एक्सप्रेशन बना रही थी। उसकी चिड़े हुए एक्सप्रेशन उसे और भी ज्यादा क्यूट बना रहे थे। उसे दुख तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन हाँ, गुस्सा और चिढ़ जरूर मच रही थी कि उसने उस जैसे इंसान को अपना दोस्त बनाया, तो बनाया ही कैसे। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है। इधर रुद्राक्ष भी अपने बिला में आ चुका था। अनाया ने डिनर पहले ही कर लिया था। थोड़ी देर पहले ही एक स्टाफ गर्ल उसके लिए खाना देकर गई थी। उसने चुपचाप खाना खा लिया। वह मेड भी देखकर हैरान थी, क्योंकि हर बार अनाया कुछ न कुछ कहकर उन्हें परेशान करती थी और खाने में काफी ज्यादा नाटक करती थी। लेकिन आज उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह मेड भी काफी खुश थी, क्योंकि अब वो जल्दी फ्री हो गई थी और जाकर पीछे रूम की तरफ चली जाती है, जो कि मेड और बाकी स्टाफ गर्ल के लिए ही रूम बनाए हुए थे। वो जाकर वहां पर बाकी लड़कियों से बातें करने लगी और बोली, आज तो उस लड़की ने कोई भी परेशानी नहीं करी, वरना हमेशा कितना परेशान करती है। बॉस भी उसे कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं ना। तो एक लड़की जो कि कुछ दिन पहले अनाया के साथ में थी और काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, वो उसके पास आकर बोली, वो लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, तुम देख लेना, वो हमारी होने वाली लेडी बॉस है। यह सुनकर सब लड़कियां उसे देखने लगी, जैसे पूछ रही हूँ तुम्हें कैसे पता। तो वो लड़की बोली, तुम्हें पता नहीं है बॉस उसे कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं, और वो उन्हें उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन फिर भी रुद्राक्ष बॉस उन्हें कुछ भी नहीं कहते। यह सुनकर सब लड़कियां उसे देखने लगी और उसकी बातों को गौर से सुनने लगी। वो लड़की आगे बोलती है, मुझे तो लगता है हमारी होने वाली बॉस वही हैं, तो ध्यान रखना, उनका ध्यान अच्छे से रखना जाना चाहिए। वो जो कुछ भी कहें उनकी बात को ध्यान से मानना है। यह सुनकर सभी लड़कियां हाँ में से हिला देती हैं। फिर एक लड़की आगे आकर बोली, हमारे बॉस हैं भी तो कितने अच्छे, वरना हमें तो हमारे घर वाले लोगों ने भी स्वीकार नहीं किया था। वो उन बातों को सोचने लगी जब उन लड़कियों को भी अलग अलग जगहों पर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, और रुद्राक्ष ने उनकी जान बचाई थी। उनकी जान को बचाकर उसने उन्हें उनके घर पर छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उनके घर वालों ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बोले, कितने दिन से तुम बाहर थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से किसके साथ में रहकर आई हो, हम अपनी इज्जत का फालूदा नहीं कर सकते, अब तुम हमारे लिए मर चुकी हो। इस वक्त वो लड़कियां पूरी तरीके से टूट चुकी थी, और तभी रुद्राक्ष ने उन लड़कियों को सहारा दिया था। जो लड़कियां काफी छोटी थी उनको अनाथ आश्रम में भेज दिया था, जो कि खुद का ऑर्फनेज था वहां पर। और जो लड़कियां काम करने लायक थी और खुद के पैरों पर खड़ा हो सकती थी, उन लड़कियों को उन्होंने काम दे दिया था अलग अलग जगहों पर, जिस तरीके का काम वो करना चाहती थी। और जो लड़कियां यहाँ पर मेड बन के उसके साथ थी, वो लड़कियां भी ऐसी जगह से आई हुई थी जिनको सब लोग धुतकारते थे, और अलग अलग जगह पर उन लड़कियों को बेचा जा रहा था। उन लड़कियों की जान ही रुद्राक्ष ने बचाई थी। वो लड़कियां अपने बॉस के लिए खुश थी कि अगर उनकी लाइफ में कोई लड़की आ गई तो काफी अच्छी बात है। फिर एक लड़की आगे आकर बोली, अगर बॉस हमें नहीं मिलते तो पता नहीं हमारी जिंदगी भी क्या से क्या हो जाती, पता नहीं हम किसके बिस्तर पर। यह कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी थी कि अगर रुद्राक्ष ने उन्हें ना बचाया होता तो पता ही उनकी क्या ही हालत होती, और किन किन जानवरों के हाथों में वो पिस रही होती। यह सोचकर ही वो एक दूसरे को देखती हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे सबका वक्त गुजर रहा था और रात भी हो गई थी। रुद्राक्ष अपने बिला में आता है और सीधा महेंद्र राठौड़ के पास जाता है, जो कि सोफे पर बैठे सिगार पी रहे थे। महेंद्र राठौड़ कुछ पल उसे देखते हैं, बोले, कर दिया खल्लास उस जयशंकरा को भी। रुद्राक्ष तिरछा मुस्कुराकर बोला, अपने पंख कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा था, तो उसको खलास करना तो बनता ही था। जब मैंने पहले ही मना किया है कि मुझे ना तो बच्चों और लड़कियों की इस तरह की तस्करी नहीं चाहिए, तो उसने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश ही कैसे की, तो उसका अंजाम तो ये होना ही था। महेंद्र राठौड़ भी जानते थे कि रुद्राक्ष कोई भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन इस तरीके के बिजनेस उसे बिल्कुल पसंद नहीं। महेंद्र राठौड़ कुछ पल उसे देखते हैं, फिर बोले, सियाटल में जोनाथन भी अपने पंख फैला रहा है, हमसे फिर से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। हमारा जो कंसाइनमेंट सियाटल में पहुंचने वाला था, उसने उसे अपने कब्जे में ले लिया है, तो तुम्हें वहां जाकर इन सबको भी संभालना होगा। तुम्हें पता है ना कितना बड़ा कंसाइनमेंट है ये, तुम्हारे बिना इसे कोई नहीं संभाल सकता, और जोनाथन की पावर सियाटल में कुछ ज्यादा ही है।
तो तुम्हें वहां पर खुद जाना होगा। आई थिंक तुम्हें जल्दी वहां के लिए निकल जाना चाहिए। रुद्राक्ष उनकी बातों को गौर से सुन रहा था और फिर सामने किंग साइज सोफे पर जाकर बैठते हुए बोला, ओके, आई विल गो। वह जोनाथन को जानता था। जोनाथन कब से उसके एम्पायर को, उसकी माफिया की गद्दी को हथियाना चाहता था, लेकिन वह उसे अब तक छोड़ रहा था। लेकिन जिस तरीके से जोनाथन ने उसके कंसाइनमेंट को रोकने की कोशिश की थी, अब उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी उससे पंगा लेकर। वह बोला, उसने मेरे रुद्राक्ष राठौड़ के कंसाइनमेंट को रोकने की कोशिश की है, अब तो उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। अब तक मैं उसे छोड़ रहा था। थोड़ी देर तक वहां पर शांति रही। फिर महेंद्र राठौड़ उसे देखकर बोले, तो कब निकलने की सोच रहे हो? रुद्राक्ष कुछ पल सोचता है और फिर बोला, कल शाम तक निकल जाऊंगा। आई थिंक अपने प्राइवेट जेट से ही जाऊंगा। यह बोलकर वो वहां से जाने लगा। महेंद्र राठौड़ जो कब से कुछ बोलना चाहते थे, अब खुद को रोक नहीं पाए और फिर बोले, उस लड़की का क्या करना है? रुद्राक्ष रुकता है और थोड़े पल गुस्से से उन्हें देखकर बोला, उस लड़की का नाम अनाया है, अनाया रॉय। महेंद्र राठौड़ मुस्कुराकर बोले और थोड़ा चुलबुले अंदाज में बोले, हाँ हाँ अनाया, तुम्हारी अनाया। क्या करना है उस लड़की का? रुद्राक्ष थोड़ा हंसकर बोला, जहां मैं जाऊंगा वहां वो भी जाएगी। महेंद्र राठौड़ बोले, आई थिंक यह सेफ नहीं होगा। उसके डैड ने हर जगह अपने आदमी फैला रखे हैं और तुम उसे लेकर यहां से नहीं निकल पाओगे। रुद्राक्ष हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और बोला, लगता है आप जानते नहीं मेरे नेटवर्क कहाँ तक फैले हुए हैं। क्या कोई मुझे भला रोक सकता है? क्या आपको लगता है मैं राजीव रॉय से डर सकता हूँ, भले ही वह कितने बड़े आदमी हैं? उसकी बात सुनकर महेंद्र राठौड़ कुछ पल चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था रुद्राक्ष की आंखें कोई नहीं टिक सकता। जितनी पावर उसकी इंडिया में थी, फॉरेन में तो उसकी पावर और भी ज्यादा थी। लेकिन उन्हें डर था कि कहीं सियाटल में उसकी कमजोरी का कोई फायदा ना उठा ले, क्योंकि उन्हें लग रहा था अनाया उसकी कमजोरी बनती जा रही है। रुद्राक्ष उनकी तरफ गौर से देख रहा था। उसे पता था उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह टेढ़ा मुस्कुराया और रूम से बाहर निकल गया। उसने रूम से बाहर निकलते ही अपने राइट हैंड विराज से सियाटल जाने की तैयारी करने को बोल दिया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी विराज उसे रोकता हुआ बोला, बॉस हमने उसे पकड़ लिया। रुद्राक्ष समझ चुका था वो किसकी बात कर रहा है। वह तुरंत उस तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह एक खतरनाक जगह पर था, जहां पर एक आदमी घुटनों के बल बैठा, उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। रुद्राक्ष सामने की तरफ जाकर एक चेयर पर बैठ गया, जो कि उसके एक आदमी ने उसके लिए पहले ही डाल दी थी। इधर अनाया अपने रूम में थी और परेशान हो रही थी, अपने नाखूनों को चबाई जा रही थी और बेड पर बैठकर आरब के और अपनी फैमिली के बारे में ही सोच रही थी। वो कुछ पल इसी तरीके से घूमती रही और फिर विंडो से बाहर देखने लगी, जहां पर आदमियों का पहरा अभी भी था, लेकिन अब कुछ लोग इधर उधर हट चुके थे। और उसे यह भी पता था कि शायद रुद्राक्ष भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसे मेट से पता चल चुका था कि रुद्राक्ष यहाँ पर नहीं है। कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। उसे निकलने का मौका चाहिए था। उसके दिमाग में रुद्राक्ष की बातें भी घूम रही थी। उसे ये तो अच्छा लग रहा था कि कम से कम रुद्राक्ष की वजह से उसे आरब की सच्चाई तो पता चली, वरना वो तो पता नहीं कब से आरब पर अंधविश्वास करके बैठी हुई थी। वो अजीब अजीब से मुंह बना रही थी और उसके एक्सप्रेशन देखकर वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। जिस तरीके के गुस्से वाले एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर थे, वो उसे काफी क्यूट लुक दे रहे थे, जिसमें वो काफी क्यूट भी लग रही थी और काफी खूबसूरत भी। अनाया कुछ पल इधर उधर की बातें सोचने लगी और फिर मन में बोली, मेरे डैड क्या ही सोच रहे होंगे, सब वो लोग मेरे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, इस कैद में बिल्कुल नहीं। मेरा दम घुट रहा है इस रूम में। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। अब मुझे यहाँ से निकलने की कोशिश तो कम से कम करनी चाहिए। अगर किसी की पकड़ में आ गई तो देखा जाएगा, लेकिन एक कोशिश तो करनी है। ये कहकर अब वो वहां से धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने लगी। वह धीरे धीरे पिलर के पीछे से आगे की तरफ बढ़ रही थी, जिससे कि कोई उसे देख ना पाए। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं अगर किसी ने पकड़ लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। उसे मेन गेट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। वो अब थोड़ा घबरा भी कह रही थी, क्योंकि जिस साइड से वो निकल रही थी वहां पर अब अंधेरा सा छाने लगा था। वहां पर लाइट्स भी बड़ी डिम लाइट थी, जो कि काफी खतरनाक वाइब दे रही थी। वो धीरे धीरे आगे की तरफ आई और फिर पिलर से पीछे
लगकर सामने की तरफ देखने लगी और फिर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ी तो उसे एक आदमी के चीखने की आवाज आने लगी। वो थोड़ा आगे की तरफ आई और फिर सामने का नजारा देखकर उसके हाथ पैर फूलने लगे। और जैसे ही गोली की आवाज सुनती है अचानक ही उसे सामने एक आदमी नजर आया। उस आदमी को वो पहचान चुकी थी। वो आदमी कोई और नहीं, रुद्राक्ष था। ये तो वह पहले ही समझ चुकी थी, लेकिन जैसे भी गोली चलाता है उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसकी जोर से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनते ही रुद्राक्ष ने सामने की तरफ देखा, जहां पर अनाया अपने कानों पर हाथ रखकर खड़ी थी। रुद्राक्ष तुरंत अपनी गन को साइड में फेंकता है तो विराज तुरंत उसे कैच कर लेता है और रुद्राक्ष दौड़कर अनाया की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि अनाया नीचे की तरफ गिरती, रुद्राक्ष तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है और उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और डर से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह समझ चुका था अनाया ने उसका डेंजरस रूप देख लिया है और वो ये भी देख चुका था कि अनाया शायद फिर से यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसे अपनी गोद में लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी और उसकी नजरें सिर्फ अनाया के चेहरे पर थी, जो कि पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था और पसीना उसके चेहरे से लेकर उसके कपड़ों में कहीं समा रहा था, जिसे देखकर रुद्राक्ष के मन में अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। इधर दूसरी तरफ गोवा में आरव एक लड़की के साथ में इन्वॉल्व था। उसे अनाया की बिल्कुल चिंता नहीं थी, लेकिन हाँ उसे गुस्सा जरूर आ रहा था कि अनाया ऐसे कहाँ से गायब हो गई। उसने अपने आदमियों से पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई पता नहीं चला था। लेकिन वो कहाँ ही इन सब बातों की टेंशन लेने वाला था। वो एक लड़की के साथ में था जो कि वहां की बेटर थी और उसकी नजर देखकर वो समझ चुका था कि ये लड़की उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मरी जा रही है। तो उसने भी उसे ये मौका दे दिया और दोनों की आवाजें उस रूम में गूंज रही थी और सिसकियों की आवाजें उस रूम में गूंज रही थी, जिससे पता चल रहा था दोनों के बीच में किस तरीके का माहौल है। दोनों बेपर्दा एक दूसरे की बाहों में थे और लड़कियों की सिसकियां वहां पे गूंज रही थी। पूरे रूम में मधोसी भरी आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर बाद वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है और आरव साइड में देखता है जहां पर उसका फोन कब से बज रहा है। बॉब इरिटेट हो गया और उठकर अपने फोन की तरफ देखा और फोन को देखकर एकदम डर गया, क्योंकि उसके फोन पर उसके डैड का कॉल आ रहा था। वो तुरंत उस लड़की से अलग हुआ। वो लड़की उसे देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि वो लड़की पूरी तरीके से थक चुकी थी। आरव उठता है और अपना फोन लेकर बालकनी की तरफ जाकर बोला, हेलो डैड। उधर से उसके डैड गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, कहाँ हो तुम और अभी तक तुम मुंबई वापस क्यों नहीं आए? तुम्हें पता भी नहीं है ना अनाया के बारे में? आरव थोड़ा इरिटेट होकर बोला, आई नो डैड, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अगर उसे किसी ने पकड़ लिया तो उसके डैड उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें पता है ना वो लड़की कितनी जरूरी है हमारे लिए? अगर चाहते हो ना कि तुम्हारा डैड अपने बिजनेस में ऐसे ही बना रहे, तो जरूरी है उस लड़की का तुम्हारी लाइफ में आना। आरव थोड़ा गुस्से में बोला, लेकिन डैड मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने से नहीं रोक सकता। मैं नहीं रह सकता उस लड़की के साथ में। हाँ, मैं उस लड़की को भी पाना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो मेरी बीवी बनना चाहती है, ठीक है, मैं उसे अपनी बीवी बना लूंगा और उसकी प्रॉपर्टी वो तो मैं कब्जे में ले लूंगा। वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। वो मुझ पर अंधा विश्वास करती है। आप उसकी टेंशन मत लो। उसके डैड गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, विश्वास तो तब करेगी ना जब वो मिलेगी। पता है तुम्हें उसका अभी भी पता नहीं चला। आरब भी थोड़ा परेशान था कि ऐसे कैसे अनाया को कोई लेकर चला गया। वो फिर थोड़ा इरिटेट होकर बोला, डैड अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसके डैड थोड़ा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें किसने रोका है कि तुम एंजॉय मत करो? लेकिन अनाया से शादी करने के बाद भी तो तुम एंजॉय कर सकते हो ना। और अब मैंने ठान लिया है, जब अनाया मिल जाएगी तो तुरंत तुम दोनों की शादी कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी ऐसी परेशानी आए। और तुम जानते हो ना वो लड़की सोने की खान लेकर पैदा हुई है और उसके नाम पर कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है। उसके नाना की प्रॉपर्टी भी उसी के नाम है। हाँ, राजीव रॉय काफी अमीर है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी दो हिस्सों में बंटने वाली है और एक हिस्सा उसके बेटे और बेटी के नाम होगा, लेकिन उसकी बेटी के नाम पे उसके नाना का हिस्सा भी आएगा। तुम्हें पता है ना ये चीज? आरब को भी ये बात पता थी। तो वो बोला, ठीक है डैड, मैं कल ही सुबह यहाँ की फ्लाइट से निकल जाऊंगा। प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। और फोन कर करके फिर से उस लड़की की तरफ बढ़ गया और फिर दोनों अपने काम में लग चुके थे और फिर से
आरव उस लड़की के साथ में एंजॉय कर रहा था। इधर उसके डैड गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी वाइफ से बोले, अपने लाडले को संभाल लो, वरना ऐसा ना हो कि हमारा बिजनेस पूरी तरीके से डूब जाए। हाँ, उनके बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। वो बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे, लेकिन वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था राजीव रॉय के बिजनेस में कितने कितने बड़े कनेक्शन हैं और उनकी बेटी के नाम पे उनकी आधी प्रॉपर्टी है। तो भला वो अनाया को कैसे जाने दे सकते थे। इसी बात से वो गुस्सा थे कि आरव अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और अभी तक उसने अनाया को अपना नहीं बनाया। उन्हें हाँ, सारी बातें पता थी कि आरव उनका बेटा किस टाइम पर क्या कर रहा है, लेकिन वो कभी भी उससे कुछ नहीं कहते थे। लेकिन अब उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो अनाया उनके हाथ से निकल जाए, और वो गुस्से में अपने रूम में चले गए। उधर उनकी वाइफ भी उन्हें देखती रह जाती हैं और वो भी उनके पीछे पीछे चली गई। इधर रुद्राक्ष अनाया को लेके अपने रूम में आ चुका था। सो क्या करेगा रुद्राक्ष अब अनाया के साथ में? क्या देगा कुछ कोई उसे पनिशमेंट कि उसने भागने की कोशिश करी है? क्या करने वाला है रुद्राक्ष अब अनाया के साथ में? और क्या करेगा आरव जब उसे पता चलेगा कि अनाया किसी और के साथ नहीं, बल्कि माफिया डॉन रुद्राक्ष के साथ में है। भले से ही रुद्राक्ष का चेहरा किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सभी ने सुना हुआ था। और इधर राजीव रॉय कैसे ढूंढ पाएंगे अपनी बेटी को? क्या होगा इस स्टोरी में आगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट इंक कहीं पर, मेरे कहीं के साथ माफिया की जुनूनी मोहब्बत में। एंड गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हमें कमेंट करके बताएं कि अनाया के डैड का क्या नाम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड लास्ट कमेंट हमें किया था हमारे व्यूअर्स ने, जिसका नाम श्री है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। ऐसे अपना सपोर्ट दिखाते रहें। थैंक यू।